तो स्वागत है फ्रेंड्स हमारे यूट्यूब चैनल सीखो सब 12 में। आज हम लोग फिर आ चुके हैं नेक्स्ट वीडियो लेके। इसमें आज देखेंगे कक्षा 8 के चैप्टर नंबर 2 से सूक्ष्म जीव, मित्र एवं शत्रु। इनके जो है चैप्टर से करीब 30 प्रश्न रहेंगे और आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न रहेंगे। और अगर हमारे यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले जानकारी आपको प्राप्त हो। और अपने दोस्तों पर भी वीडियो शेयर कर सकते हैं ताकि वे भी हम लोगों से जुड़ सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न में है, इनको हम देखेंगे कि ऐसे जीव जिन्हें हम नंगी आंखों से नहीं देख सकते हैं, जिन्हें यंत्र से देखा जा सकता है, उसे हम सूक्ष्म जीव कहते हैं ना। ऐसा जीव जिसे हमें अपने नंगे आंखों से, जैसे मैं सिंपल पे मैं बोलूँ, जैसे हम लोग देख सकते हैं किसी चीज़ को, उस प्रकार से नहीं देख सकते हैं, उसको यंत्र से अगर देखा जाए उसको हम क्या बोलते हैं? सूक्ष्म जीव। सूक्ष्म जीव जो है ना मुख्य 4 वर्गों में बांटा गया है। प्रथम वर्ग है कवक जीवाणु, दूसरा कवक, तीसरा प्रोटोजोआ और चौथा मेरा शैवाल। क्या है? 4 सूक्ष्म जीवों को मुख्य 4 वर्गों में बांटा गया है, जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ और शैवाल। इनको आप नोट कर लीजिए, ठीक है ना। उनके बाद बारी बारी से हम लोग पढ़ेंगे जीवाणु, विषाणु, प्रोटोजोआ, शैवाल क्या होता है। चलिए, विषाणु, एक विषाणु को हम वायरस भी कह सकते हैं। विषाणु भी सूक्ष्म जीव है, परंतु ये अन्य सूक्ष्म जीवों से भिन्न होते हैं, क्योंकि वे केवल परपोषी में ही गुणन करते हैं और शरीर से बाहर एक निर्जीव प्राणी होते हैं, अर्थात शरीर से बाहर निष्क्रिय होते हैं और शरीर में प्रवेश करते ही सक्रिय हो जाते हैं। कहने का तात्पर्य है कि विषाणु जो है ना निष्क्रिय, बाहर पे निष्क्रिय रहते हैं, और जब शरीर के अंदर चले जाते हैं तो सक्रिय हो जाते हैं, यानी काम करने, ग्रसित करने लग जाते हैं। कोई विषाणु अगर वायरस आपके बदन में आ जाता है तो अपना रूप वो दिखाने लगते हैं, जिनके फलस्वरूप आपको बीमारी का सामना करना पड़ता है या बीमार हो जाते हैं। कुछ विषाणु जो होते हैं जनित रोग, जैसे जुकाम, इन्फ्लुएंजा, एड्स एवं खांसी, जब ये विषाणु आपके अगर हो जाती है तो बहुत जो है कि आपके बदन को झिंझोर कर रख देती है। अगला प्रश्न है, ये सूक्ष्म जीव जो हमारे लिए अभी लाभदायक होते हैं, जिनका उपयोग भिन्न कार्यों के रूप में किया जाता है, उसको मित्रवत सूक्ष्म जीव कहते हैं। कुछ सूक्ष्म जीव जो होते हैं वो हमारे लिए मित्रवत भी होते हैं। जैसे अगर हम बात करिए, दही, ब्रेड और केक बनाने में किया जाता है तथा प्राचीन काल से ही सूक्ष्म का यह उपयोग अल्कोहल बनाने में किया जाता है, ठीक है ना। जैसे दही जब हम खाते हैं तो उसको मशीन के द्वारा जब हम देखेंगे दही को, तो उसमें सूक्ष्म जीव जो रहती है बहुत ही लाभदायक जीव रहते हैं। सूक्ष्म जीव जो रहती है उसमें दही में, वह हमारे लिए लाभदायक होते हैं। उसी प्रकार से कुछ सूक्ष्म जीव मृदा की उर्वरकता को में वृद्धि करती है। लैक्टोबैसिलस जीवाणु जो होते हैं दूध को दही में परिवर्तन करने वाले जीवाणु हैं। यानी यहाँ आप लिख सकते हैं कि दूध को दही में परिवर्तन करने वाले जीवाणु का नाम क्या है? लैक्टोबैसिलस। क्या है? लैक्टोबैसिलस। अगला प्रश्न देखेंगे हम कि यष्ट निश्चयन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड में गैस उत्पन्न करती है। किण्वन एक प्रक्रिया है जिनमें फलों से रस से अल्कोहल या शराब बनाई जाती है। इनमें यीस्ट प्रकृति शर्करा के निम्नीकरण कर अल्कोहल में परिवर्तन कर देता है, ठीक है ना। ऐसे औषधि जो जीवाणु की वृद्धि को रोक देते हैं या उन्हें समूल नष्ट कर देते हैं, इसको एंटीबायोटिक कहते हैं। यानी ऐसे औषधि जो जीवाणु की वृद्धि को रोक देते हैं, इसे समूल नष्ट कर देते हैं, इसको एंटीबायोटिक कहते हैं। जब बीमारी होती है तो एंटीबायोटिक दवाई मिलती है, वो क्योंकि वो सूक्ष्म जीव को नष्ट कर देती है, जैसे कि पेनिसिलिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन और एरिथ्रोमाइसिन, ठीक है ना। ये मेरा क्या है? एंटीबायोटिक। कोई पूछ जाए कि एंटीबायोटिक का नाम बताइए तो पेनिसिलिन बोल सकते हैं, स्ट्रेप्टोमाइसिन बोल सकते हैं, टेट्रासाइक्लिन कह सकते हैं, एरिथ्रोमाइसिन कह सकते हैं। और सन 1929 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की थी। ये भी आप लिख सकते हैं कि पेनिसिलिन की खोज किसने किया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। कब किया था? 1929 को। इसको आप नोट कर लीजिए। बढ़ते अगले प्रश्न नंबर पे।
अगर आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे बड़ी जानकारी आपको प्राप्त हो। चलिए शुरू करते हैं। शिशु एवं बच्चों के शरीर में प्रतिरक्षा उत्पन्न करके रोग कारक सूक्ष्म जीव को नष्ट करने के लिए टीका लगाया जाता है, जैसे हैजा, क्षय इत्यादि बीमारी के द्वारा। जैसे छोटे बच्चों को लगाया जाता है टीका, आप जानते होंगे गांव मोहल्ले शहरों में भी टीका लगाया जाता है छोटे बच्चे सबको, ठीक है। वो भी एक सूक्ष्म जीव को नष्ट करते हैं। सूक्ष्म जीवों द्वारा फैलने वाले रोग जो एक संक्रमित व्यक्ति में वायु, जल, भोजन या कायिक संपर्क द्वारा फैलती है, इसे संचारीय रोग कहते हैं, जैसे हैजा, खांसी। अब देखिए इनमें क्या प्रश्न बनती है कि सूक्ष्म जीव कैसे फैलता है? वायु से, जल से, भोजन से या संपर्क से, उनके संपर्क से। तो ये जो फैल जाती है इसको क्या बोलते हैं? संचारणीय रोग कहते हैं। जैसे कि हैजा, खांसी। अगर जिसको हैजा है, खांसी है ना, छींके मतलब खांसता रहता है, उनके पास बगल में रहिएगा तो वायु के द्वारा आपके अंदर भी आ सकता है और उस जगह पे आपको भी खांसी हो सकती है। अगला प्रश्न है कि पर्यावरण में मौजूद बड़ी मात्रा में सारे पेड़ पौधे, मरे हुए जीव जो प्रदूषण फैलाते हैं और कई रोगों के कारण है। सूक्ष्म जीव मृत जैविक अपशिष्टों का अपघटन करके उन्हें सरल पदार्थों में परिवर्तन कर देता है, ठीक है ना। चलिए अगला है कि यह पदार्थ पुनः अन्य पौधों एवं जंतुओं, धूर्त पदार्थ सूक्ष्म जीवों द्वारा उपयोग किए जाते हैं। आप जानते हैं कि वायुमंडल में 78% जो है नाइट्रोजन है। संचारणीय रोग का मुख्य कारक घरेलू मक्खी है। बिल्कुल घरेलू मक्खी ही ज़्यादातर इस प्रकार की बीमारी फैलाती है। मलेरिया का वाहन मादा एनोफिलीज मच्छर है, लिखिए। यानी अगर हम बात करें तो मलेरिया किससे बनता है? तो मादा एनोफिलीज से, याद रखिएगा, इसको भी आप नोट कर सकते हैं। मादा एनोफिलीज मच्छर से ही मलेरिया रोग का वाहन होता है। उसके बाद ईस्ट कोशिकाओं की वृद्धि के कारण ब्रेड या इडली फूलते हैं। किस कोशिका के कारण ब्रेड फूलती है? तो हम बोले ईस्ट कोशिकाओं के द्वारा। ये आप बोल सकते हैं कि ब्रेड या इडली जो बनती है, रोटी ब्रेड जो बनती है, वो कैसे बनती है? ईस्ट कोशिकाओं के वृद्धि के कारण ही फैलती है। अगला है डेंगू के वायरस वाहक कौन है? मादा एडिस, ठीक है। एडिस मच्छर द्वारा ही डेंगू फैलता है और मलेरिया एनोफिलीज मच्छर द्वारा, ठीक है। इसको आप नोट कर लीजिए। अगला देखते हैं। अगला है नमक और खाद्य तेल जैसे रासायनिक पदार्थों का उपयोग सूक्ष्म जीवों की वृद्धि रोकने के लिए एवं लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए सामान्य रूप से किया जाता है। इसे परिरक्षक कहते हैं, ठीक है ना। जैसे कि अब जैसे कि हो गया कि आम का अचार, जैसे कि आप लोग को देखे होंगे आप लोग कि आम के अचार में मम्मी लोग क्या करती है? थोड़ा ज़्यादा से नमक डाल के रखती है, क्योंकि अधिक समय तक अचार जो रहती है टिकी रहती है, ठीक है ना। इस बात को याद रखिएगा। तेल जैसे रासायनिक भी पदार्थ करती हैं। अगर मान लेते हैं अचार में अगर अब तेल की कमी और नमक की कमी रहे तो उसमें क्या होता है? एक फुफंद हो जाती है, जैसे सफ़ेद जैसा एक सूक्ष्म जीव होने लगती है, तब उसमें को खाना अनुपयोगी हो जाती है, ठीक है ना। दूध को 70 डिग्री पर 15 से 30 सेकेंड के लिए गर्म करते हैं, फिर एक ठंडा कर उसे भंडारण कर लेते हैं। ऐसे करने से सूक्ष्म जीव की वृद्धि रुक जाती है। इस प्रक्रिया से पाश्चुरीकरण कहलाता है, ठीक है ना। पाश्चुरीकरण से तात्पर्य है कि गर्म करने के बाद फिर उसको ठंडा कर लिया जाता है और भंडारण कर लिया जाता है, जिसके कारण से क्या होता है? सूक्ष्म जीव की वृद्धि रुक जाती है। इसी प्रक्रिया को हम पाश्चुरीकरण कहते हैं। उसके बाद हम बोलेंगे ऐसी औषधि जो बीमारी पैदा करने वाले सूक्ष्म जीवों को नष्ट आकार देती है या उनकी वृद्धि रोक देती है, उसको प्रतिजैविक या एंटीबायोटिक कहते हैं। जैसे अभी हम लोग पढ़े पेनिसिलिन, एंथ्रासाइटिक, ठीक है ना, एंटीबायोटिक है। वो अगर लग जाता है तो जो हानिकारक सूक्ष्म जीव जो रहते हैं शरीर में, वो उसको नष्ट कर देती है। प्रतिजैविक दवाएं डॉक्टर की सलाह पर ही लेना चाहिए। इनका कोर्स पूरा भी करना चाहिए, अन्यथा अगली बार आवश्यकता पड़ने पर प्रतिजैविक दवा इतनी असरदार नहीं होती है, ठीक है ना। चलिए आप लोग अगर हमारी एंटीबायोटिक आप लोग जान चुके कि जो होती है सूक्ष्म जीव, जो हानिकारक जीव जो होते हैं हमारे बदन में, वो क्या होते हैं? उनको नष्ट कर दिया जाता है, ठीक है ना। चलिए अगला हम देखते हैं। प्रतिजैविक दवाएं डॉक्टर की सलाह पर ही लेना चाहिए। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है कि सूक्ष्म जीव किसे कहते हैं, ठीक है। अभी हम लोग जाने इसको, सूक्ष्म जीव किसे कहते हैं? ऐसा जीव जिन्हें हम नंगी आंखों से नहीं देख सकते हैं, उसे अंतर यानी यंत्र से ही देख सकते हैं, उसको सूक्ष्म जीव कहते हैं। सूक्ष्म जीवों को
4 वर्गों में बांटा गया है। एक क्या है? जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ और शैवाल। ठीक है ना। चलिए अगला देख। दूध को दही में परिवर्तित करने वाली जीवाणु का नाम बताइए। लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस जीवाणु जो है दूध को दही बनाने में काम करता है। इसको आप नोट कर लीजिए। ये जो है ये भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। उस प्रक्रिया का नाम बताइए जिनमें फलों के रसों के अल्कोहल या शराब बनाई जाती है। तो किण्वन प्रक्रिया से। कौन सी प्रक्रिया से? किण्वन। तो किण्वन क्या है? किण्वन एक प्रक्रिया है जिनमें फलों के रसों से अल्कोहल या शराब बनाई जाती है। इनमें यीस्ट प्रकृति शर्करा को निम्नीकरण पर अल्कोहल में परिवर्तन कर देता है। ठीक है। इनको भी आप नोट कर सकते हैं। अगला है जीवाणु और कवकों से उत्पन्न होने वाले प्रतिजैविक औषधियों का नाम बताइए। पेनिसिलिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन और एरिथ्रोमाइसिन, ये आदि। ठीक है ना। पेनिसिलिन की खोज जो किया था 1929 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने नेपोलियन की पेनिसिलिन की खोज की थी। ठीक है। इनको भी आप नोट कर सकते हैं। और शिशु एवं बच्चों को टीका क्यों लगाया जाता है? क्योंकि हैजा 6 आदि बीमारी को टीके द्वारा रोका जा सके। ठीक है। उसी प्रकार से संचारी रोग क्या है कि एक दूसरे जो ये सूक्ष्म जीव द्वारा फैले जाने वाले रोग जो एक संक्रमित व्यक्ति में वायु, जल, भोजन या कायिक संपर्क द्वारा फैलाते हैं उसे संचारित रोग है, जैसे हैजा, खांसी आदि। जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण का नाम बताइए। तो राइजोबियम जीवाणु एक नील हरित शैवाल है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण से मृदा को क्या फायदा है? तो मृदा में नाइट्रोजन का संवर्धन होता है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण से मृदा को क्या फायदा है? तो मृदा में नाइट्रोजन का संवर्धन होता है। अगला प्रश्न है कि वायु में कितने प्रतिशत नाइट्रोजन गैस है? तो 78%। संचारणीय रोग का मुख्य कारण क्या है? घरेलू मक्खी। मलेरिया रोग का वाहक होता है मादा एनोफिलीज मच्छर। ब्रेड या इडली के फूलने का कारण है ईस्ट कोशिकाओं का वृद्धि। ठीक है ना। इसको भी आप नोट कर सकते हैं। अगला प्रश्न हम देखेंगे कि डेंगू के वायरस का वाहक है मादा एडिस। और मच्छर फैलाने से रोकने की कोई 3 उपाय। मच्छर फैलने से तो 3, हमें पानी को कहीं भी रुकने नहीं देना चाहिए। इकट्ठा हुआ पानी में मिट्टी का तेल या पेट्रोल का छिड़काव करना चाहिए। अपने आसपास की जगहों को साफ रखना चाहिए। इस 3 कारण से ही हम मच्छर को रोक सकते हैं फैलने से। ठीक है ना। इसको भी आप नोट कर लीजिए। अगला प्रश्न हम देखेंगे कि टाइफाइड रोग के संचरण का तरीका लिखिए। यानी टाइफाइड कैसे होता है वो बताना है। इस रोग का संचरण जल के द्वारा होता है। हैजा रोग के संचरण का तरीका लिखिए। इस रोग का संचरण जल भोजन के द्वारा होता है। तो आप लोगों को वीडियो कैसे लगा? वीडियो अगर अच्छा लगा तो हमारा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा लीजिएगा, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले जानकारी आपको प्राप्त हो। और अपने दोस्तों पर भी वीडियो शेयर कर सकते हैं ताकि वे भी हम लोगों से जुड़ सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।